निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगे हैं, क्योंकि लगातार अगर आपने तैयारी किया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको 100% सही लगेंगे और अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, और यहाँ पर बी देखिए यहाँ पर डी वाले भी दे रहे हैं, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो आपके हैं कौन, अंबेडकर जी। ठीक है, बी आर अंबेडकर, और आपकी जो आपके हैं तेज बहादुर सप्रू, है ना। तो ये आपके दोनों ही हैं जो कह सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और अगर आपसे बात ये कर लेता कि आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो यहां पर कह सकते हैं अम्बेडकर तो हो ही गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो आप बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आ रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? तो आपका बी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहती है? तो आप लोग बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कि आपकी जो भारत में है जनसंख्या वो कितनी % रहती है। हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन? 17.5। क्या है भाई? 17.5 है, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये कैसा अधिकार दिया गया है? तो भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकार कैसा है? तो आपका मूल अधिकार है। क्या है भाई? मूल अधिकार, जो कि आपको पता है कि जो आपका 86वें संविधान संशोधन था, क्या 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर शहर है और आपकी नदी है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए यहाँ पर कोलकाता की अगर बात करते हैं तो हुगली नदी किनारे बसा है, इलाहाबाद आपकी गंगा नदी किनारे, डिब्रूगढ़ आपका है दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी, आगरा दिया है गोमती नदी। तो भाई आगरा और यहां पर गोमती नदी का कहां से मेल हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगरा जो आपका बसा है यमुना नदी के किनारे बसा है। क्या भाई? यमुना नदी किनारे बसा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई ऑप्शन गड़बड़ है क्या इसमें? चलिए ऑप्शन गड़बड़ नहीं है, लगभग आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 53 नंबर में लगभग में आपको पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पर लगभग में पहुंचना था, तो लगभग के अकॉर्डिंग आपका यही सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट आपका कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट ये पूछा गया है। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए सही जवाब इनमें से क्या हो सकता है? चलिए 56 नंबर में ऑप्शन सी, ये है आपकी कौन? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा या ऑप्शन सी हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, प्रथम, है ना। चलिए 56 नंबर में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था कौन सा? मद्रास अधिवेशन, है ना, मद्रास अधिवेशन। और मद्रास अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया था वो बदरुद्दीन तयावजी ने किया था। क्या? बदरुद्दीन तयावजी ने किया था। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा बी नंबर, इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली का जो पर्व है ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं, आपकी कौन सी जनजाति है? देखो हम आपको 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको समझने का मौका मिल जाए हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना भाई, जो आपका कह सकते हैं एग्जाम 2 घंटे में होता है उसको 40 से 50 मिनट में अगर सॉल्व कराते हैं तो थोड़ा सा तो मैनेज आपको भी करना पड़ता है ना, और हमें भी मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो हम लोग यहाँ पर जवाब देंगे क्या? थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। याद रखिए वैसे तो सभी त्योहार ही मनाते हैं, लेकिन देखा जाए मुख्य रूप से दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 2020 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये बताइए 2020 का मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? काफी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया था, है ना। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए दिया गया था। इनमें से 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर आपको जवाब देना है चरकुला नृत्य का जो संबंध है ये आपकी कहां से है? तो आप लोग देखते ही जवाब दे सकते हैं कि सर आपके कहां से है, तो आपके उत्तर प्रदेश से है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से। क्या? इस नृत्य को ब्रज की शान मानी जाती है, अर्थात जो चरकुला नृत्य है इसे ब्रज क्षेत्र की शान मानी जाती है। इसमें क्या होता है, 108 दीपकों को एक पहिए पर रखा जाता है ना, और गोपियां इसमें क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी? कब की गई थी? तो देख सकते हैं
आपके 1951 से, याद रखिए 1951 से शुरुआत की गई थी। बाद में क्या हुआ, 2014 के बाद इसका नाम परिवर्तन हो गया, किसका, प्रथम मतलब पंचवर्षीय योजना का। अब योजना आयोग की जगह कौन आ गया, नीति आयोग आ गया, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था कृषि पर, किस पर, कृषि पर फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भाई आपको पता है भारत में यहाँ पर जो क्रांति है वो आपकी कौन, आपकी नीली क्रांति है मत्स्य पालन से है, क्या है, मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो सबसे पहली क्रांति अगर पूछ ले तब, है ना। तो भाई सबसे पहली क्रांति हुई थी 1966-67 में, जो कि आपकी हरित क्रांति थी, है ना। सबसे पहली क्रांति यही थी जो कि हरित क्रांति थी, 66-67 में आपकी स्टार्टिंग की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, उन्नत किस्म के बीजों से रहा था ये जो आपकी क्रांति रही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो चलिए भाई, डेल्टा बनाने वाली जो आपकी नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं, नर्मदा, यमुना, गंगा या इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे, तुक्का लगाएंगे, और कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। चलिए लगभग सभी का जवाब आ गया है। हमने तो समझा था कि काफी लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, लेकिन तुक्का का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है कौन सी नंबर, गंगा नदी है। कौन सी भाई, गंगा नदी है, याद रखिएगा गंगा नदी डेल्टा बनाती है ना। लेकिन नर्मदा नदी क्या करती है, एस्ट्यूरी का निर्माण करती है। और यमुना नदी आपकी कह सकते हैं गंगा में मिल जाती है, तो डेल्टा बनाने का इसको समय ही नहीं मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो देखो उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टर स्केल होना चाहिए, है ना, कि कितने तीव्रता से आया है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता है तब आपको यहाँ पर लगाना होता है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ मतलब होता है कि इससे भूकंप का अध्ययन किया जाता है, क्या, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कभी अगर ऑप्शन में दे दिया जाए रेक्टर स्केल, तो आपको सबसे पहले रिएक्टर स्केल का प्रयोग करना है जब उसकी तीव्रता की बात करें तब, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे लेखपाल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो ना, ऑलराउंडर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने भाई, 8 राज्यों से गुजरती है। आपकी हमने ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा झार, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, है ना। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, आप लोग जवाब देंगे 403। क्या जवाब देंगे, यहां पर 403 देंगे। इनमें से एक होता है, एक सदस्य होता है जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है ना। एक होता है जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि एंग्लो इंडियन होता है, लेकिन वो अब क्या है, उसका काम समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 403 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। वन अनुसंधान, तो वन कहां पर होते हैं भाई, जहां पर हरा भरा होता है, हरा भरा मतलब आपका देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि म्यांमार की राजधानी इनमें से कौन सी है, म्यांमार की राजधानी इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो देखिए भाई, यहां पर हमने बताया था यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात है, क्या है, क्यात है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका म्यांमार की राजधानी वो आपकी नेपई ताओ, क्या है, नेपई ताओ है, जो कि इसकी आपकी राजधानी है। ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जवाब क्या देंगे, आप लोग जवाब देंगे जो श्रावस्ती है, क्या भाई, जो श्रावस्ती है, यहाँ पर सबसे कम क्या है, आपके पढ़े लिखे हैं, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर लाइक की संख्या कम है ना। तो भाई लाइक की संख्या बढ़ाइए। अगर आप डेली का डेली यहाँ पर जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे ज्ञान जरूर लेते हैं ना। आप लोगों के लिए हम इतना ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोगों का एक लाइक भी बहुत कम पड़ जाता है ना। इतना ज्ञान मिल जाता है कि अगर एक लाइक भी की बात करें तो एक लाइक भी आपका कम होता है। तो जितने लोग भी जुड़े रहते हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, ये जो आपकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपके 1945 में, क्या, आपके 1945 की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर बात करते हैं कार्य करना शुरू किया तो कब से, तो 1946 से ये कार्य करना शुरू किया था, है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, मोहन राकेश,
चलिए जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये है आपकी कौन, राकेश शर्मा है, याद रखिए राकेश शर्मा है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत के ये पहले थे और विश्व के कौन से नंबर के थे, तो 138वें नंबर के, याद रखिए विश्व के 138वें नंबर के ये अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो कि आपकी बात करें कहाँ के रहने वाले हैं, ये पटियाला के रहने वाले थे। क्या पटियाला कहाँ पड़ता है, आपके पंजाब में रहने वाले थे, है ना। और इन्होंने भारत पाक युद्ध जो कि 1971 में हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया था, ठीक है ना। और 1984 में, कब, 1984 में 8 दिन के लिए, कितने, 8 दिन के लिए ये अंतरिक्ष में यहां पर यात्रा किया भी था, याद रखिएगा। इतने पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका संगीत का क्षेत्र है, क्या कि ग्रेमी पुरस्कार संगीत जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेमी अवार्ड को एक नाम और भी होता है, ग्रामोफोन अवार्ड। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ग्रामोफोन अवार्ड किसे कहते हैं, ग्रामोफोन अवार्ड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि ग्रेमी पुरस्कार को ही ग्रामोफोन आविष्कार भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेमी जो उसका जो डिजाइन बना होता है वो एक ग्रामोफोन के जैसा इसका डिजाइन भी होता है। तो ऐसे याद रखिएगा ग्रेमी पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है, याद रखिए इस नाम का दूसरा नाम या मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। पहचान ये आपको याद रहेगी, याद रहेगा। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो भाई आपके 8 मार्च को मनाते हैं। क्या, 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रगति या प्रति सम्मान और प्रशंसा और प्यार प्रकट करने के लिए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक और उनकी सहायता के लिए ये कह सकते हैं आपका मनाया जाता है, जो कि आपका कह सकते हैं दिवस है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रचलित है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रचलित है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हिमा दास का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुना होगा, हिमा दास आपने नाम सुना होगा। तो यहां पर याद रखिएगा जो आपके हिमा दास है, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय धावक हैं, क्या है, एक भारतीय धावक हैं जो कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक भी ये जीती थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहां पर जो सीपीयू है, क्या भाई, जो आपका सीपीयू अर्थात कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर का प्राथमिक घटक होता है और इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। हमने आपको बताया था बच्चा पानी में घुल जाता है, और बच्चा पानी में घुल गया या डूब गया, बच्चा पानी में क्या हो गया, डूब गया, तो आपका बच्चा बी सी, ए जो आपके बी और सी हैं ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं, शेष जो आपके बचते हैं वो आपकी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो कह सकते हैं कि आपके डॉक्टर स्वामीनाथन जो आपके हैं, इन्हें भारत में हरित क्रांति का यहाँ पर जनक माना जाता है। इनकी शुरुआत की वजह से आपकी 1966 और 67 में यहाँ पर प्रारंभ हुई थी हरित क्रांति, ठीक है। अगर हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आदि राज्यों में प्रभावित क्षेत्र आपके हुए थे, अर्थात इसे यहां पर सफलता मिली थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपकी कौन सी है। चलिए 77 का ऑप्शन देना है। तो देखिए भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आपकी जलोढ़ मृदा है। कौन सी भाई, जलोढ़ मृदा, जो कि सबसे अधिक होती है। यह मृदा कहां से आती है, तो आपकी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो आपकी गाद होती है, मिट्टी होती है, उससे ही होती है ना, जो कि मैदानी भागों में सबसे अधिक मात्रा में फैली होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किसके आगमन से मक्के की फसल आई है। चलिए मक्का जो आया है ये किसके द्वारा लाया गया है, तो भाई जो पुर्तगाली हैं, है ना, पुर्तगाली, जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर कि पुर्तगाली के आगमन से। देखिए जो आपका मक्का हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, तंबाकू, क्या, मक्का, आलू, टमाटर, तंबाकू की फसल भारत में आई है। और मक्का जो कि एक आपको पूछा जाता है एग्जाम में कैसी फसल है, तो आपकी खरीफ की फसल है। तो याद रखिए इससे क्वेश्चन आपको बहुत याद रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गांव चलो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, गांव चलो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई। तो यहां पर ये परियोजना है आपके 2005 में भारतीय चिकित्सक संघ के द्वारा शुरू की गई थी गांव चलो परियोजना, जो कि आपके ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। याद रखिए गुजरात में एक जिला पड़ता है मेहसाना, क्या है भाई, एक जिला पड़ता है मेहसाना। तो मेहसाना जिले से इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में कि भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के क्या लक्षण होते हैं। ये अगर लक्षण हो जाएं तो इनमें से क्या होगा,
याद रखिए उसमें क्या होता है, चलने में तकलीफें होती हैं, दुर्बलता आती है तथा दुबलेपन आता है, मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, उपयुक्त में से सभी आपका यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। 81 का जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए गवर्नर जनरल नाम सुना होगा वॉरेन हेस्टिंग, क्या वॉरेन हेस्टिंग, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर कि आपके वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये आपकी प्रारंभ की गई थी। और इस व्यवस्था में लगान 5 वर्षों के लिए तय हुआ था, लगान जो थी वो 5 वर्षों के लिए क्या हुआ था, तो आपका तय हुआ था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आशा का संबंध होता है, आशा का नाम तो सुने होंगे, सभी के गांव में भी होंगे, तो भाई आशा का जो संबंध होता है वो किस विभाग से होता है। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखे रहे आयकर विभाग से, तो भाई आयकर विभाग से हो सकता है क्या। आशा जिसका संबंध होता है स्वास्थ्य विभाग से, यहां पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग से होता है। आशा मतलब कह सकते हैं इसे इंग्लिश बोलते हैं एक्रेडिट सोशल हेल्थ एडवाइजिंग। ठीक है, तो आशा का जो काम होता है वो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है। यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हैदराबाद में। कहां पर है आपके, हैदराबाद में, याद रखिए हैदराबाद में। अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में कहां पर, राजेंद्र नगर पड़ता है, हैदराबाद में एक राजेंद्र नगर पड़ता है जो कि आपके 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, क्या पूछ लेता, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तब आपका दिल्ली हो जाता, क्या दिल्ली हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, अनुसंधान और प्रबंधन है, तो ये आपके हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार अर्थात शिल्पीकार किसे कहा जाता है। देखो इसके पहले भी आपके मॉडल पेपर में हमने क्वेश्चन कहा था, वास्तुकार अर्थात जिसे हम लोग शिल्पीकार कहते हैं, ये है आपके बी आर मेहता। कौन, बी आर मेहता है, याद रखिए बी आर मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। याद रखिए वी आर मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और वी आर मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रावधान की भी सिफारिश किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो आपका कौन सा होता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, जिले का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो कौन सा होता है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं। चलिए तो 85 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे डी नंबर होगा, भाई डी नंबर तो नहीं होगा। यहां पर याद रखिए जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जो होता है, राजस्व अधिकारी ये होता है आपका जो कलेक्टर होता है, क्या कलेक्टर। याद रखिएगा कि हम लोग दो प्रकार से जानते हैं, कलेक्टर बोल लेते हैं, कभी कभी डीएम भी कह देते हैं, दोनों प्रकार होते हैं। जब राजस्व एकत्रित करता है, क्या जब राजस्व एकत्रित करता है तब इसे हम लोग कलेक्टर कहते हैं, और जब न्यायिक का कार्य करता है तब हम लोग इसे डीएम कह देते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, तब उसे हम लोग डीएम कह देते हैं, पद वही है, बस यही होता है। जब राजस्व एकत्रित करता है तो उसे कलेक्टर कहेंगे, और जब ये न्यायिक के कार्य में करता है तब उसे हम लोग डीएम बोल देते हैं। ठीक है ना, छोटा सा अंतर था, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राज्य वित्त आयोग है एक, मतलब राज्य वित्त आयोग जो है ये कैसा है, अर्थात एक ऐसी संस्था है। तो भाई इसका उल्लेख भी आपके किसमें, संविधान में किया गया है, और संविधान में कहां पर किया गया है, 273 के फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसका कैसा होगा, ये संवैधानिक संस्था है, क्या ये आपकी संवैधानिक संस्था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हरित क्रांति का नाम किसने दिया। चलिए यहां पर 87 की जवाब दीजिएगा कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया, नाम की बात किया गया है 87 नंबर में। चलिए काफी शेरनी यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस प्रश्न का जवाब गलत दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, हमने देख रहे हैं कि हमारे काफी पुराने स्टूडेंट हैं फिर भी इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे रहे हैं। ऐसी आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, जब आपको पता है कि हरित क्रांति का नाम दिया गया है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि हरित क्रांति कौन लाए थे। अगर नाम की बात करें तो विलियम गॉड, याद रखिए हरित क्रांति का नाम जो दिया है वो विलियम गॉड ने दिया था। अगर बात कर लेता विश्व में हरित क्रांति के जनक तो आप लोग बोरलाग बोलते, और अगर ये पूछता भारत में हरित क्रांति तब आप लोग स्वामीनाथन बोलते। सभी का अंतर है, थोड़ा थोड़ा है, तो आप लोग नोट करिएगा। बहुत गलतियां हो रही हैं, ऐसे स्टूडेंट को देख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट लगातार जुड़े हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी इनमें से कौन होता है। तो याद रखिएगा आपका जो कानूनगो होता है, क्या यहाँ पर लेखपाल के सभी कार्यों का जो सामान्य निरीक्षण होता है वो कानूनगो करता है, और यह कानूनगो प्रत्येक तहसील में मौजूद होता है, मतलब जो कानूनगो मिलेगा हर एक तहसील में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, यहां पर आंसर आपको देना है।
आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर मतलब 4.8 बीघा। क्या 4.8? वो भी कैसा? कच्चा बीघा होता है। क्या कच्चा बीघा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी? चलिए यहां पर बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? कह रहे तृतीय होगा। तो वही यहां पर देखिए 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, द्वितीय अर्थव्यवस्था। मतलब कि जो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से? 56 से लेके आपकी कब 61 के बीच चली थी। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? महिला सशक्तिकरण से जो जुड़ी हुई है वो आपकी कौन सी योजना है? यहां पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो भाई यहां पर देखिए आपका जो 91 नंबर है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है कि ये जो आपकी ये सबला योजना, क्या है भाई? आपकी जो सबला योजना है, सबला योजना है, ये एक महिला सशक्तिकरण से आपकी जुड़ी हुई आपकी क्या है? आपकी योजना है। अगर हम बात करते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी की जन्मदिवस के अवसर पर, क्या ये जो आपकी जो योजना है वो भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के रूप में या अवसर पर ये आपकी शुरू की गई थी। तो याद रखिए 19 नवंबर, क्या 19 नवंबर 2010 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 19 नवंबर को, तो डेट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना के तहत वेब पोर्टल का नाम क्या है? चलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत वेब पोर्टल का नाम पूछा गया है। इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो सौभाग्य, इसका नाम है सौभाग्य, नाम है, याद रखिए सौभाग्य हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय किसे कहते हैं? इनमें से ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी किसे कहेंगे? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बकरी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गरीब की गाय कहा जाता है किसे? आपकी बकरी को कहा जाता है, बकरियों को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। या कुछ भी खा लेती है ना, या कुछ भी खा लेती है और इसलिए इसका पालन भी होता है, क्या सस्ता होता है। दूध भी इतना देती है कि छोटे परिवार का आराम से काम भी चल जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया? 94 नंबर का। चलिए तो 94 की अगर बात करते हैं तो भाई जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है? बात दिया है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था। अब आपको देख सकते हैं कि योजना अवकाश हुआ था 1966 और आपकी कब? तो आपके 69 के बीच में हुआ था। इससे आपको पता चल गया कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना होने के बाद ये आपकी हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है? मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है? यहाँ पर जवाब देना है चेचक रोग। तो ये विषाणु से फैलता है। किससे? विषाणु से फैलता है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मुर्गियों में चेचक रोग। मुर्गियों जो गर्मी का मौसम होता है, क्या गर्मियों के मौसम में अधिकतर होता है कि मुर्गियों में क्या होता है? एक बीमारी भी होती है, रानीखेत बीमारी। तो रानीखेत बीमारी भी होती है किसमें? आपकी मुर्गियों में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये सभी योजनाएं हमने आपको पढ़ा दिया है, आपको याद होगा कि जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, सब योजनाएं आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की जो शुरुआत की गई वो कब की गई थी? 96 का जवाब दीजिएगा। 2017 में। कब? तो आपके 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई थी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई थी? यहां पर आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 21 जनवरी 2020 को। कब? तो 21 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। इसके पहले इस योजना का नाम क्या था? इसके पहले इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा। क्या? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा था, लेकिन अब इसका यहाँ पर नाम क्या हो गया? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण। तो इसमें से क्या यहाँ पर ये शब्द आपका जोड़ दिया, इसके पहले ये शब्द आपका नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव डिजिटल जिला आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 98 नंबर में। चलिए अच्छा, इसमें तो ऑप्शन भाई आपके एक ही दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका है वो आपका एक ही दिया गया है, लेकिन इन्हीं में से कोई ऑप्शन भी है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन भी है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है? चलिए अगर डिजिटल जिला की बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? ये जो नागपुर है, क्या है आपका? ये नागपुर है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके जैसे मध्य प्रदेश है ना, भोपाल, भोपाल जानते हैं, भोपाल नागपुर, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये आपको पड़ता था। तो ये कह सकते हैं सॉरी, देश का पहला डिजिटल जोन एमपी में था भाई,
डिजिटल जिला जो था वो शायद एमपी में था, और एमपी में लेकिन नागपुर है। देखो इसका आंसर आपका ए ही है। कई प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसका आंसर जो आपका है ए ही है, परेशान मत होइए, इसका आंसर आपका ए ही है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है। जब डिजिटल राज्य की बात करें तो आपको यहां पर केरल बताना है। क्या बताना है? केरल बताना है, याद रखिएगा, केरल बताना है, ठीक है ना। अगर ये बोल दे कि भारत का पहला डिजिटल जोन कौन सा है, क्या भारत का पहला डिजिटल जोन की अगर बात कर दें जोन, तब आपको एमपी बताना है। तब क्या बताना है आपको? एमपी बताना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है। अगर पूछता कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, जो कि हमने पढ़ाया भी है, तो वो है आपके अकोदरा गांव, जो कि आपके अहमदाबाद में है ना, गुजरात के अहमदाबाद में है अकोगरा गांव। तो ये चारों ही आपको एक साथ में आपको पढ़ने को मिल गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा कि फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन होता है। यहां पर जवाब देना है 100 नंबर में। तो यहां पर देखो क्या कृषि विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, सस्य विज्ञान है, और आपका इनमें से कौन है। तो यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगर मृदा की बात कर लेता, मृदा की बात करता सिर्फ, तो हम लोग यहां पर क्या होता, तो हमारा आंसर अलग हो जाता है, सिर्फ मृदा की बात करता है ना। अब यहां पर फसल है और इसके साथ मृदा है, तो इसका आंसर होता है क्या, इसे कहते हैं सस्य विज्ञान। क्या इसे बोलते हैं? सस्य विज्ञान कहा जाता है। जो लोग गलती कर रहे थे तो अपना नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कृषि क्षेत्र में क्या होता है, भौतिक, रासायनिक व जैविक ज्ञान के द्वारा लाभकारी फसल उत्पादन और महत्वपूर्ण योगदान आपका प्रदान होता है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के रचयिता आपके कौन है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा कि कुरुक्षेत्र के रचयिता इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए काफी लोगों के जवाब यहां पर आ चुके हैं। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम बात करते हैं कि कुछ रचनाओं की, तो जैसे आपका रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, ये इनके महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए सृष्टि का विलोम 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो याद रखिए सृष्टि है ना, सृष्टि मतलब निर्माण करना, और निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वागत शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से किस संधि का उदाहरण है। चलिए यहां पर आंसर आपको देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 3 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब हमने बताया था या वा के साथ जब आधा आपका व्यंजन हो, है ना, मतलब जहां पर आधा वर्ण की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑप्शन बनता है यहाँ पर ए नंबर, यण संधि। क्या होता है, यण संधि, जिसको ऑप्शन आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थात स्वागत को अगर हम बोलेंगे तो किस प्रकार से, तो लिखेंगे हम लोग सुधन आगत। क्या हो जाएगा, सुधन आगत आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो यण संधि के रूल भी होता है कि जब कोई छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ या ऋषि के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्रमशः या, व, र, ला में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा। यहां पर शुद्ध वाक्य की पहचान करिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है, माली ने फूलों का हार बनाया, राधा ने मयंक की पिटाई की, है ना, मतलब आपका ये गलती हो गया। श्याम खाए, ये भी नहीं, देखो ऑप्शन ए नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर श्याम आम खाए ये तो होगा नहीं है, श्याम ने आम खाया ये होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर राधा ने मयंक की पिटाई की, है ना, क्या होना चाहिए, पिटाई की होना चाहिए। फिर दिया है कोमल की आवाज बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं, यहाँ पर सुरीली कह सकते थे, है ना। तो इस कारण से ये तीनों आपकी गलत थे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए बताइए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, जिसे वही, अर्थात ये संबंध को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये संबंध कारक है। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नीरस में कौन सा समास है, नीरस में कौन सा समास है। तो चलिए देखो यहां पर क्या करेंगे, जब नीरस को तोड़ेंगे तो यहां पर एक निकलेगा नी, है ना, फिर इसके बाद रस निकलेगा, मतलब यहां पर एक प्रकार का उपसर्ग निकलेगा, और जिसमें कभी भी उपसर्ग निकलता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो 6 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका सी नंबर, आपका अव्ययी भाव समास यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सैंधव की शब्द का समानार्थी है। सैंधव का समानार्थी पूछा गया है, जो कि आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर सैंधव मतलब होता है घोड़ा, या कह सकते हैं तुरंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा कि अश्व के पर्यायवाची होता है तुरंग, घोटक, सैंधव, है ना, सैंधव है घोड़ा, है ना, तुरंगम बाज,
है ना, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? चलिए 8 नंबर में जवाब दीजिएगा, सकर्मक क्रिया आपकी इनमें से क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बी नंबर दे रहे हैं सभी लोग, बी नंबर है। मतलब यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर सी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो केला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और यहाँ पर ये हो गया कर्ता। अब यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया कौन सा सी नंबर दिया गया है कि चलती है, तो क्या चलती है? कहोगे कि रेलगाड़ी चलती, तो रेलगाड़ी तो ये कर्ता हो गया है ना, क्या हो गया? कर्ता। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन करने पर ये सीधा कर्ता में पहुंच जाता है, कर्म तो है नहीं है, इस कारण से ए आपके तीनों क्या थी? अकर्मक क्रिया थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी की शैली के लिए प्रसिद्ध आपके नहीं है। यहाँ पर 9 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 9 की अगर बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो यहाँ पर 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर याद रखिए कि जो आपका खालिक बारी है, क्या है भाई? यहाँ पर जो खालिक बारी है, बारी है, इसके लिए आपकी मलिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध आपकी नहीं है। ठीक है ना। अगर मलिक मोहम्मद जैसी से बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिए इनका जो जन्म हुआ था रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना, तो इससे आपको यह भी याद रहेगा जायस अर्थात आपके रायबरेली के जायस हो जाएगा। लगभग देखा जाए 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, इनसे 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण इनकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शब्द अमावस्या इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? जो अमावस्या है वो किस शब्द को दर्शाता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर कमेंट भी करते रहें, क्योंकि कमेंट जरूरी भी है आप लोगों के लिए, जो जरूरी है, और साथ में यहाँ पर वीडियो लाइक करते रहे ताकि हमें भी मोटिवेट रहना है, तो आप लोगों को हमें भी जरूरी रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए शब्द अमावस्या में किस विकल्प को दर्शाया है? तो भाई यहाँ पर देखो अमावस्या कैसा है या कैसी है, तो कहोगे सर अमावस्या कैसी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई मराठी भाषा, गुजराती, है ना, ऐसे गुजराती भाषा, मराठी भाषा कुछ भी हो, या गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मैं हार गई कहानी निम्नलिखित में से वर्णित है, ये किस कथाकार की है? मैं हार गई, चलिए बताइएगा भाई, यहां पर ये जो कहानी है वर्णित की गई है किसकी है? मैं हार गई कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, मन्नू भंडारी की है। किसकी है भाई? तो आपकी ये कहानी है मन्नू भंडारी की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मन्नू भंडारी की, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था कहां पर? तो आपके एमपी के मंदसौर में हुआ था। कहां पर? तो आपके एमपी के मंदसौर में हुआ था, जो कि एक जिला पड़ता है भावनपुरवा गांव। ठीक है, मंदसौर जिले के भावनपुरवा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बताइएगा पारिजात किसके उपन्यास है? तो आपकी नासिरा शर्मा की है, और इसके लिए एक उपन्यास दिया, इसके लिए एक पुरस्कार दिया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में इन्होंने रचना किया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अर्थात यहाँ पर पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से बिटिया शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए बिटिया शब्द का अगर बहुवचन पूछा है तो आप लोग जवाब क्या देंगे? जैसे हम आपको पढ़ाते हैं चिड़िया, बिटिया, है ना, तो ऐसे में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पर चांद की बिंदी लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? बिटिया, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी कभी या आए तो उसके अंत में क्या होगा? बहुवचन में आपका या आपको लग जाता है, जैसे बुढ़िया, चिड़िया, बिटिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रिया बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर क्या है, किसी के गुण की बात करें या दोष की बात करें, संख्या की बात करें, परिणाम की बात करें, वहां पर क्या होता है? विशेषण। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, सुंदर, है ना। यहाँ पर प्रिया क्या है? बहुत सुंदर है, और सुंदर क्या है? गुण है, तो गुण ही क्या हो जाएगा आपका? विशेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अनुपम शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा है? अनुपम शब्द का समानार्थी आपको जवाब देना है, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है, तो आप लोग जवाब दीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, अनुपम मतलब होता है जो अनोखा हो, है ना, अनोखा हो, या हम लोग बोल सकते हैं उत्तम हो, या कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा? उम्दा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि अनुपम शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? उत्तम या उम्दा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तम के समानार्थी, तो उत्तम में क्या होता है? अनुपम हो गया, उत्कृष्ट हो गया, अच्छा हो गया, है ना, श्रेष्ठ हो गया, बढ़िया हो गया, उन्नत हो गया, यही तो इसके क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी इच्छाएं पूरी करना के अर्थ हेतु मोहरा आपको बताना है कि अपनी इच्छाएं पूरी करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
चलिए अरमान निकालना, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं आंखें फेर लेना तो होगा नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरमान निकालना। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द आपका कौन सा है। चलिए 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं, अगर त्रुटि है तो जवाब दीजिए इसका क्या त्रुटि दिया गया है। तो 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पर 17 नंबर में। तो जो आपका आंसर है कौन सा भाई, सी वाला रुपया। यहाँ पर रुपए जो आपको दी गए हैं रुपए, इस वाले में जो रू है वही आपकी इसमें क्या है, आपकी त्रुटि है। ठीक है ना, और यहाँ पर दिखा है रुपया कितने रुपए होते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट कौन सा हो सकता है, यही वाला हो सकता है कि और भी कोई ऑप्शन बन सकता है, यही हो सकता है सी नंबर में, है ना। रू जो आपका होता है बड़ा रू के हिसाब से होता है, रुपया ऐसे रुपया ऐसे कर देते हैं ना, क्या होता है इस प्रकार से होते हैं रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, असंगत विलोम शब्द का जो जोड़ा है वो आपका कैसे है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो अल्पायु का दीर्घायु है, औन्नत का उन्नत है, अनेक का एक है, आगामी का अनागामी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, तो देखो ये तो सही दिया गया है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं ये भी सही दिया है, उन्नत का उन्नत, अनेक का एक हो जाएगा, लेकिन आगामी का दिया है अनागामी होता है। कह रहे हैं अनागामी मतलब, आगामी मतलब होता है भविष्य में होने वाला का काम होता है। अब इसका अगर विलोम बनाया जाएगा तो इसका मतलब होना चाहिए बीता हुआ, और बीता हुआ मतलब होता है क्या, विगत। तो आगामी का क्या हो जाएगा, विगत होना चाहिए था, विगत होना चाहिए, जो कि ऑप्शन गलत दिया गया था। तो इस प्रकार से ये सही हो सकता था। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का समानार्थी है, समानार्थी नहीं है। देखो अंधकार से क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय देखा जाए तो 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। याद रखिए अंधकार के समानार्थी, तो अंधकार के समानार्थी में क्या होता है, तमस होता है, तिमिर होता है, तम होता है, लेकिन विपिन नहीं होता है। विपिन होता है क्या, ये जंगल का होता है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, हाँ इसका विपिन का होता है क्या, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, है ना, मतलब ये वन का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है, कौन सी रचना भीष्म साहनी की है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भीष्म साहनी, आपका आंसर हो जाएगा तमस, है ना, क्या हो जाएगा, तमस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भीष्म साहनी की, तो भीष्म साहनी का जो जन्म हुआ था वो रावलपिंडी में हुआ था। कहाँ पर, तो आप याद रखिए रावलपिंडी में हुआ था, रावलपिंडी में कब हुआ था, तो 1915 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको यहाँ पर 1975 में, याद रखिएगा इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भीष्म साहनी की रचना के अनुसार अर्थात तमस की रचना के लिए 75 में हिंदी साहित्य पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर अगले जमाने का आदमी दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ आपको दर्शाता है। तो अगले जमाने का आदमी, ये मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अगले जमाने का मतलब होता है जो सीधा साधा आदमी हो या ईमानदार हो, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति हो जाएगा। मान लो जैसे कि आज की दुनिया में अगले जमाने के आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मानव जब भी के पथ पर आगे बढ़ता है, भाई ये बताइए कैसे पथ पर बढ़ता है। तो ये बढ़ता है जब प्रगति के पथ पर, तब तक उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रास शब्द का किस, रास शब्द किस शब्द का कह सकते हैं एक वचन है। चलिए यहाँ पर बताइए राशि शब्द किस शब्द का एक वचन बनेगा, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 23 नंबर में कौन सा बन सकता है। राशि का होता है राशियां, है ना, क्या होता है, राशियां का एक वचन क्या होता है, राशि होता है। जैसे आपका रीति हो गया रीतियां, तिथि हो गया तिथियां, है ना, तो इसी प्रकार राशि से राशियां। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है। कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है। देखो कौरवी को हम लोग बोलते हैं क्या है, खड़ी बोली बोलते हैं। याद रखिएगा कि कौरवी को ही हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, और इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, है ना, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कौन सा, सी नंबर पश्चिमी हिंदी, जिसकी 5 बोलियां मुख्य रूप से आपकी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भगवान बुद्ध ने संसार को और की शिक्षा दी, अर्थात यहां पर देखिए 25 वाले में कि भगवान बुद्ध ने संसार को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, है ना। तो यही तो ऑप्शन भरा जा सकता है कि एकता के लिए बात करेंगे, यहां पर ऑप्शन होगा डी नंबर, इसका उचित हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं भाई।